हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और आपको बता दें, क्रिसमस के मौके पर और साथ ही नए साल के मौके पर इसमें सेल भी चल रही है। आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर हमारा ये पीडीएफ कोर्स प्राप्त होगा। केवल 249 रुपीज़ आप पे करें और 1 साल की वैलिडिटी के साथ इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा ये पीडीएफ कोर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट सिख गुरु? निम्नलिखित में से अंतिम सिख गुरु कौन है? ऑप्शन हैं गुरु नानक, गुरु हरगोबिंद, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What musical instrument did the 1,282 participants play to achieve the Guinness World Record at the 99th International तानसेन समारोह in ग्वालियर? ग्वालियर में 99वें अंतर्राष्ट्रीय तानसेन महोत्सव में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने वाले 1282 प्रतिभागियों ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, तबला। आपको जानना चाहिए, हाल ही में 99th इंटरनेशनल तानसेन समारोह ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ और इसी समारोह के दौरान 1282 तबला प्लेयर्स ने एक साथ तबला बजाया, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन गया है, क्योंकि इन्होंने लार्जेस्ट तबला इंसेम्बल यहाँ पर जो है आयोजित किया। आपको जानना चाहिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट हैंड ओवर किया गया चीफ मिनिस्टर मोहन यादव को, जिन्होंने ये कहा है कि अब से दिसंबर 25 हम तबला डे के रूप में मनाएंगे। इंडिया सिक्योर्ड देयर फर्स्ट टेस्ट विन ओवर ऑस्ट्रेलिया इन अ वन ऑफ मैच इन मुंबई, हु वाज चूजन प्लेयर ऑफ द मैच? भारत ने मुंबई में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया पर अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की। मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, स्नेह राणा। देखिए, हाल ही में मुंबई में एकमात्र टेस्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में और इसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में हुआ है और 8 विकेट विन रही भारत की ये। आपको बता दें, ये विक्ट्री इसलिए बड़ी है क्योंकि आज तक भारत ने कभी ऑस्ट्रेलिया को हराया नहीं था। 1977 से दोनों ने टेस्ट मैच खेलना शुरू किया आपस में और केवल 11 टेस्ट ही हुए इनके बीच में, लेकिन कभी भारत को विक्ट्री नहीं मिली और ये पहली बार भारत ने जीत हासिल की है। और आपको बता दें, ऑफ स्पिनर स्नेह राणा ये प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। इन्होंने 7 विकेट्स लिए हैं। विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक? किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से हटने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अंगोला। आपको जानना चाहिए, जो अंगोला देश है इसने डिसाइड किया है कि हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जिसे ओपेक कहते हैं, इसे हम छोड़ रहे हैं। और इससे पहले भी कुछ कंट्रीज छोड़ चुके हैं, जैसे 2020 में इक्वाडोर, 2019 में कतर और इंडोनेशिया ने भी अपनी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी थी 2016 में। अंगोला ने ओपेक को साल 2007 में ज्वाइन किया था और ये 1.1 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल प्रोड्यूस करता है। वहीं जो ओपेक है एज अ होल 28 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल प्रोड्यूस करता है। अब अंगोला जब इसको छोड़ देगा तो अब ओपेक में केवल 12 मेंबर्स ही बचेंगे। कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जिन्होंने ओपेक को हाल ही के सालों में ज्वाइन भी किया है, जैसे इक्वेटोरियल गिनी है
2017 में ज्वाइन किया, गैबोन ने 2016 में, कोंगो ने 2018 में। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ डिटेल क्योंकि ओपेक के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो ओपेक की अगर हम बात करें बेसिक अगर इसके देखें तो हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया में है। 14 सितंबर 1960 में बगदाद में 5 कंट्रीज़ द्वारा ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिलहाल जो इसके मेंबर नेशंस हैं इनमें आप नाम देख सकते हैं। याद रखिएगा ओपेक का हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया में है, लेकिन ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है। कई बार ऑप्शंस में ऑस्ट्रिया देखने के लिए मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया तो होगा ही क्योंकि जब यहाँ पर हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। और कनाडा, इजिप्ट, नॉर्वे एंड ओमान ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। और फिलहाल ओपेक के जो सेक्रेटरी जनरल हैं ये हैं कुवैत के हाइतम एल घईस। Which state won women's title at the 75th Inter-State Inter-Zonal Badminton Championship 2023? 75वीं इंटर-स्टेट इंटर-जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं का खिताब किस राज्य ने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र है। देखिए अगर हम टीम इवेंट्स की बात करें 75th इंटर स्टेट इंटर-जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 जो कि गुवाहाटी असम में हुई, यहाँ पर विमेंस टाइटल महाराष्ट्र ने जीता है और मेंस टाइटल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AA ने जीता है। आपको बता दें बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा ये चैंपियनशिप आयोजित की गई। एक और स्पोर्टिंग इवेंट की बात करें चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 की, तो यहाँ पर इंडियन चेस मास्टर डोमराजू गुकेश, जिन्हें गुकेश डी के नाम से जानते हैं, इन्होंने ये टाइटल जीता है। और दूसरे नंबर पर रहे अर्जुन एरिगाइसी। ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा हाउती अटैक्स इन द रेड सी। ये यहाँ पे मैप में देखें, रेड सी आपको दिख रहा है और इधर नीचे दिख रहा है गल्फ ऑफ एडन। अब गल्फ ऑफ एडन और रेड सी के बीच में है बब एल मंडब, ठीक है। तो आगे देखेंगे इसके बारे में। देखिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन ये एक यूएस के नेतृत्व वाला मिलिट्री ऑपरेशन है। कई सारे देश, लगभग 20 से ज़्यादा देश इसमें शामिल हैं और इसी दिसंबर में चलाया गया है। क्यों चलाया गया है? क्योंकि रेड सी में जो हाउती अटैक्स हो रहे हैं शिप्स पर, उसको रोकने के लिए। हालांकि भारत इसका मेंबर नहीं है इस अलायंस का। तो ये इसलिए लॉन्च की गई है ताकि रेड सी, बब एल मंडब और गल्फ ऑफ एडन, इससे जो मैरीटाइम ट्रैफिक है जो यहाँ से शिप होकर गुजरती है उन पर किसी भी तरह का अटैक ना हो सके। दरअसल 2023 इजराइल हमास वार के बाद से जो भी सिविलियन कंटेनर या फ्रेट शिप्स हैं उन पर अटैक किया जा रहा है, जो भी इस रूट को फॉलो कर रहे हैं हाउती रिबेल्स के द्वारा। हाल ही में आपने देखा भी होगा गुजरात के जो पोरबंदर कोस्ट से 217 नॉटिकल माइल्स दूर एक ड्रोन ने MV कैम्प प्लूटो, इस लिबेरियन फ्लैग्ड जापानीज ओन्ड नीदरलैंड्स ऑपरेटेड केमिकल टैंकर पर अटैक किया है। फिर 24 दिसंबर को अगले दिन गैबन फ्लैग्ड टैंकर MV साई बाबा, इस पर भी अटैक हुआ है। इस पर भी इंडियन क्रू मौजूद थी। 20th न्यूरो अपडेट 2023 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी? 20वां न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? सही आंसर यहाँ ऑप्शन डी रहेगा अहमदाबाद। देखिए गुजरात में चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने 20th न्यूरो अपडेट 2023 कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया अहमदाबाद में। दिस कॉन्फ्रेंस फीचर डिस्कशन एंड स्पीचेज बाय रिनाउंड डॉक्टर्स इन द फील्ड ऑफ न्यूरोलॉजी ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द प्रैग्मेटिक अप्रोच इन न्यूरोलॉजी। गुजरात में ही डुमास सी फेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की हाल ही में किक्ड ऑफ किया गया है, इसको चालू किया गया है सूरत में। उत्तराखंड में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने वेद विज्ञान एंड संस्कृति महाकुंभ को इनोग्रेट किया है गुरुकुल कांड यूनिवर्सिटी हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में। 5 डेज तक चलने वाला वाइब्रेंट बंदेरवा विंटर फेस्टिवल ये जम्मू एंड कश्मीर में शुरू हो गया है। तो इन सबको मैंने इसलिए कर दिया बजाय अलग अलग क्वेश्चन बनाने के एक साथ, क्योंकि वन लाइनर है तो एक साथ मैंने इनको क्लब कर दिया यहीं पर। विच टू लोकेशंस हैव बीन कनेक्टेड बाय इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चोपर सर्विस इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में किन 2 स्थानों को अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा बटेश्वर टू गोवर्धन। देखिए उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस को इनोग्रेट किया है, जो कि बटेश्वर जो आगरा के तहत आता है और गोवर्धन जो कि मथुरा के तहत आता है, इनके बीच में है। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको लॉन्च किया गया हेलीकॉप्टर सर्विस को। उत्तराखंड से जो है प्राइवेट कंपनीज को ऑपरेट कर रही हैं।
और आगरा सिटी एंड मथुरा के बीच की डिस्टेंस जो 65 किलोमीटर है उसको हेलीकॉप्टर कवर करेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टैचू भी अनवील किया है इनके नेटिव विलेज बटेश्वर, आगरा डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में व्हाट्सएप चैनल्स लॉन्च किए हैं अपने हेडक्वार्टर्स एंड जितने भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं उनके लिए, ताकि पब्लिक आउटरीच एंड ट्रांसपेरेंसी को इन्हेंस किया जा सके। विच कंट्री अवार्डेड द 2023 इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज टू द अफगान विमेन स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर? किस देश ने अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को 2023 अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, फिनलैंड। देखिए, फिनलैंड ने हाल ही में इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज फॉर 2023 ये अफगानिस्तान बेस्ड एक एनजीओ को दिया है, जिन्होंने अफगानिस्तान में महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट किया, उनको प्रमोट किया है। तो इस एनजीओ का नाम है अफगान विमेन स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर, AWSDC। फिनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेट्री ऑर्पो, इन्होंने 3 लाख यूरो का ये प्राइज़ महबूबा सिराज जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस एनजीओ की, इन्हें दिया है। आनंद मैरिज एक्ट विच गिव्स स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू सिख मैरिज रिचुअल्स इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट और यूटी? आनंद विवाह अधिनियम जो सिख विवाह अनुष्ठानों को वैधानिक मान्यता देता है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में लागू किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, आनंद मैरिज एक्ट जो कि सिख मैरिज रिचुअल्स को स्टैट्यूटरी स्टेटस देता है, इसे जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया गया है। आपको बता दें, आनंद मैरिज एक्ट के तहत जो सिख मैरिज को रजिस्टर करने संबंधित डिटेल रूल जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि सिख कम्युनिटी की एक काफ़ी टाइम से लंबी ये डिमांड रही है कि उनकी जो मैरिजेस हैं उन्हें हिंदू मैरिज एक्ट में न शामिल किया जाए। आपको बता दें, आनंद मैरिज एक्ट की अगर हम इतिहास की बात करें, 1909 में जो है इसे बनाया गया था। ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जब एक लेजिस्लेशन पास किया था सिख वेडिंग सेरेमनी, जिसे आनंद कराज बोलते हैं, इसके रिकॉग्निशन के लिए। फिर 2012 में पार्लियामेंट ने आनंद मैरिज अमेंडमेंट बिल भी पास किया था, ब्रिंगिंग सिख ट्रेडिशनल मैरिजेस अंडर द प्रीव्यू ऑफ लीगल रिकॉग्निशन। विच सिटी हैज रैंक्ड first in the country for food adulteration cases according to the data released by the National Crime Records Bureau? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन सा शहर देश में पहले स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन डी है, हैदराबाद। देखिए, हैदराबाद पहले नंबर पर है यदि हम जो फूड में मिलावट की बात करें उससे संबंधित केसेस में, फूड एडल्ट्रेशन केसेस में, तो ऐसा बताया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने। और तेलंगाना दूसरे नंबर पर है, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश है। 2022 में टोटल 291 केसेस पाए गए हैं फूड एडल्ट्रेशन के, ठीक है, अक्रॉस 19 मेजर सिटीज़। अब ये पता नहीं किस प्रकार की रिपोर्टिंग कर रखी न्यूज़पेपर ने। पहले नंबर पर हैदराबाद दे रखा है जो कि एक सिटी है, फिर दूसरे नंबर पर तेलंगाना, तीसरे पर आंध्र प्रदेश। या तो दूसरे नंबर पर सिटीज़ और तीसरे नंबर पर सिटी देते, या पहले नंबर पर तेलंगाना रखते हैदराबाद के बदले, है ना। तो सब ने एक दूसरे का कॉपी किया हुआ है। हु रिसीव्ड द ग्लोबल आइकॉन अवार्ड एट द G20 इनिशिएटिव समिट इन कोलंबो, श्रीलंका? कोलंबो, श्रीलंका में G20 पहल शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकॉन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, श्रीनिवास नाइक धारावत। देखिए, रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत, इन्हें ग्लोबल आइकन अवार्ड दिया गया है G20 इनिशिएटिव समिट जो कि कोलंबो, श्रीलंका में हुई इस दौरान। The G20 Initiative Summit, organized as part of the Global Economic Forum, was an exclusive gathering that brought together global leaders, policymakers, and industry visionaries. NASA's Tropospheric Emissions Monitoring of Pollution (TEMPO) satellite monitors major air pollutants across which continent? नासा का क्षोभ मंडल उत्सर्जन निगरानी प्रदूषण टेम्पो उपग्रह किस महाद्वीप में प्रमुख वायु प्रदूषकों को मॉनिटर करता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, नॉर्थ अमेरिका। देखिए, नासा की एक नई सैटेलाइट है जिसका नाम है टेम्पो। ये एयर पोल्यूशन को आर्ली बेसिस पर मेज़र करता है, ठीक है। तो इसने काफ़ी प्रोग्रेस दिखाई है। अब नासा ये प्लानिंग कर रहा है कि इसको और एक्सटेंड की जाए, सैटेलाइट की लाइफ को। तो टेम्पो का मतलब है ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। तो नॉर्थ अमेरिका में जो मेजर एयर पोल्यूटेंट्स उनको मॉनिटर करता है,
मतलब अगर हम इसका एरिया देखें तो कनाडा की जो ऑयल सैंड से वहाँ से लेकर यूकाटन पेनिनसुला और एटलांटिक से पैसिफिक ओशियन तक। तो वो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड लेवल्स, इन सब की जो है ऑब्जर्व ये करता है। और जो इसकी सैटेलाइट की लाइफ है ये 20 मंथ की है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन ग्रांटेड अ वन टाइम एक्सेम्पशन फॉर अचीविंग द मैंडेटेड 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग? किस संगठन को अनिवार्य 25% न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता प्राप्त करने के लिए एक मुश्त छूट दी गई है? सही आंसर ऑप्शन नहीं रहेगा LIC। देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC, इसने वन टाइम एक्सेम्पशन दिया गया है LIC को कि जो 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग आपको प्राप्त करनी है, ठीक है, विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग, ये अब मई 2032 आपके लिए रहेगी। हाल ही में मैं समझाता हूँ आपको, आगे पढ़िएगा। और ये एग्जाम्पशन जो है रूल 19A(6) ऑफ द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस रूल 1957 के तहत दिए गए हैं। देखो रूल्स क्या कहते हैं ना, कोई भी कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 ट्रिलियन से ज़्यादा की है तो उसे 25% मिनिमम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग प्राप्त करनी होती है उन 5 वर्षों में जब वो लिस्ट हुई हो। लिस्ट होने के 5 वर्षों के अंदर अंदर, लिस्ट मतलब समझ रहे हैं आप, स्टॉक एक्सचेंज पे जो है लिस्ट होने के 5 साल के अंदर अंदर। तो LIC जो है लिस्ट हो गया था 17 मई 2022 को। तो अब इसका मतलब जो अगले 5 साल यानी कि 2027 तक इसे 25% जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो प्राप्त करनी है। पर अब इसको एक्सटेंशन दे दिया गया है 10 सालों तक का, यानी कि मई 2032 तक अब इसे 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग प्राप्त करनी होगी। बाकी आप जानते हैं गवर्नमेंट ने 3.5% इक्विटी LIC के IPO में अपनी बेचती थी और अब 96.5% स्टेक है गवर्नमेंट के। Who unveiled the G20 report titled A Green and Sustainable Growth Agenda for the Global Economy in New Delhi? नई दिल्ली में A Green and Sustainable Growth Agenda for the Global Economy शीर्षक वाली G20 रिपोर्ट लॉन्च की। किसने लॉन्च की? सही आंसर ऑप्शन C है, भूपेंद्र यादव। देखिए भूपेंद्र यादव जो कि मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में, इन्होंने एक G20 रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है अ ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। नीति आयोग ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर एंड ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो जो भी G20 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है नई दिल्ली में 28 और 29 जुलाई 2023 में, उसकी उपलब्धियों को इसमें गिनाया गया है। Which state has been ranked first in the नीति आयोग's Agriculture Marketing and Farmer Friendly Reforms Index? नीति आयोग के कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन D है, आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश को पहली रैंक प्राप्त हुई है नीति आयोग के एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स में, जहाँ पर कि राज्य को उस बेसिस पर रखा गया है कि उन्होंने एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो रिफॉर्म्स हैं उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी हैं। 13 पैरामीटर्स इस इंडेक्स में यूज किए गए। नीति आयोग ने सबसे पहले इंडेक्स साल 2016 में लॉन्च किया था। What legislative act has been replaced by the recently passed पोस्ट ऑफिस बिल 2023 इन इंडिया? हाल ही में डाकघर विधेयक 2023 द्वारा किस विधायी अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। आपको बता दें हाल ही में पार्लियामेंट में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पास हुआ है और इसने इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिप्लेस किया है। ये एक्ट जो इंडिया पोस्ट है, भारतीय डाक है, उसको रेगुलेट करती है। और आपको बता दें जो पोस्टल सर्विसेज है भारत में, ये यूनियन लिस्ट में आती है। अच्छा, इसके तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज, ये इनको अपॉइंट किया जाएगा जो कि इंडिया पोस्ट को हेड करेंगे। अच्छा, इसमें एक जो मेन प्रोविज़न ये था जिस पर काफ़ी हंगामा हुआ कि गवर्नमेंट जो है ना, आप किसी भी आर्टिकल को जो इंडिया पोस्ट के थ्रू जा रहा है, कोई पैकेज वगैरह, तो उसको इंटरसेप्ट कर सकती है। ठीक है, और ये बिल जो है इंडिया पोस्ट को एक्सेप्ट करता है, उनको छूट देता है अगर पोस्टल सर्विस में कोई भी उनसे लैप्सेज हो गए हैं, ठीक है, तो कोई एक्शन उन पर नहीं होगा। देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेज फॉर अनऑथराइज्ड ओपनिंग ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स बाय अ पोस्टल ऑफिसर। अगले बिल की बात करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023 की। ये रिप्लेस कर रहा है इलेक्शन कमीशन
एक्ट 1991 को। ये भी हाल ही में पार्लियामेंट में पास हुआ है। तो ये किससे संबंधित है? अपॉइंटमेंट, सैलरी एंड रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर से संबंधित। आपको बता दें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। किसकी रिकमेंडेशन पर? सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। इस सिलेक्शन कमेटी में अब प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा होंगे। ठीक है, पहले इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी होते थे, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस भी होते थे पहले इसमें, तो उनको हटा दिया गया है। जो ये सर्च कमेटी है इसको हेड किया जाएगा कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा। मतलब जो सर्च कमेटी है ना उसको हेड करेगी कैबिनेट सेक्रेटरी, फिर वो जो है सिलेक्शन कमेटी में जो पैनल है, ठीक है, उसको प्रपोज करेगा। मतलब नेम्स जो है उस पैनल को, जो सिलेक्शन कमेटी है उसको प्रपोज करेगा कि ये नाम है, इनमें आप देख लीजिए किसे चुनना है। अब जो इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी है, ठीक है, उसमें जो है क्या क्या एलिजिबल होना चाहिए? जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सेक्रेटरी होता है उसी की इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सैलरी एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द सीईसी एंड ईसी, ये किसके इक्विवेलेंट रहेंगी? कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट रहेंगी। जबकि इससे पहले वाला जो एक्ट था जिसे रिप्लेस कर रहा है उसमें ये सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट थी। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। वेयर विल UNFCCC COP 29 टेक प्लेस? बाकू, अजरबैजान। साइक्लोन जैस्पर रिसेंटली हिट विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया। जुआरी ब्रिज या मनोहर सेतु बिकम्स ऑपरेशनल इन विच स्टेट? गोवा। सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इन विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश। हु हैज़ बीन इलेक्टेड स्पीकर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट असेंबली? रमन सिंह। According to Google Trends, which was the most searched term among news events in India in 2023? आंसर इज चंद्रयान 3 लॉन्च। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। शार्क चार्टर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? हाउ मेनी मिनरल्स लिस्टेड एज क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया? द 10-day बदलाव यात्रा वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच पॉलिटिकल पार्टी? द बाबा मेहर सिंह कॉम्पिटिशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स? किस सेक्टर से संबंधित है आपको बताना है। द महालक्ष्मी फ्री बस ट्रैवल स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट? नेम द ट्राइबल फार्मर फ्रॉम ओडिशा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट हु इज नोन एज क्वीन ऑफ मिलेट। तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।